नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यूपी जीआईसी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मॉडल पेपर 2 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें कि हम सामान्य हिंदी एवं निबंध पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने पहला मॉडल पेपर देख लिया होगा और धीरे धीरे अपनी कॉपी और कलम लेकर उसे हल करने का प्रयास कर रहे होंगे। कुछ विद्यार्थियों ने मॉडल पेपर 1 को लेकर अपने आंसर भेजे हुए हैं। हम जल्दी ही चेक करके आप सभी के लिए इस चैनल पर प्रस्तुत करेंगे। ईमानदारी से सभी मॉडल पेपर को आप हल कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से यूपी एलटी मेंस में आप सभी को यहाँ से लाभ पहुंचा, उसी तरीके से प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर भी आप सभी को मदद मिल सकती है। अभ्यास करेंगे तो निश्चित तौर पर एग्जाम हॉल में प्रश्न आसान लगेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि मॉडल पेपर 2 में कैसे प्रश्नों को हम लेकर आप सभी के सामने आए हुए हैं और उसमें से देखते देखते आप कितने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। जैसा कि हमने बतलाया था कि हिंदी विषय से मुख्य परीक्षा की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर महत्वपूर्ण है ही। साथ में अन्य स्ट्रीम के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो सोशल साइंस के हों, साइंस के हों, कॉमर्स के हों, सबके लिए ये मॉडल पेपर महत्वपूर्ण है। शुरुआत में इसमें अनुदेश दिए गए हैं कि 2 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे गए। निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक, नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि नहीं लिखना है। 2 खंडों में प्रश्न पत्र बटा हुआ है। प्रथम खंड के अंतर्गत सामान्य हिंदी से प्रश्न होंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न अवतरण पर आधारित है, जिसको कि ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। और ये प्रश्न 20 नंबर का है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि पहला एक प्रश्न 20 अंकों का है। पैराग्राफ दिया गया है, सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध लेते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है, कभी लड़ने मरने से, कभी खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ, तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते। वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के पानी दिए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचे, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। अगर आप सभी ने मॉडल पेपर 1 को हल किया होगा, तो हमने उसमें चर्चा की थी कि परीक्षाओं में अक्सर जो अवतरण पूछे जाते हैं, वो बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। इन अवतरणों को पढ़कर आपके अंदर एक ऊर्जा भर जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो अवतरण है काफी इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से तो है ही। आप सभी कई बार परीक्षाओं की तैयारी करते करते डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये भी मोटिवेशन के तौर पर। और जिस तरीके से हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया, उम्मीद है कि अर्थ धीरे धीरे खुले होंगे और आप भी टकटकी लगाकर ध्यान से इसको पढ़े होंगे। इसमें बहुत सारी बातें कही गई वीरता को लेकर, और उसमें भी सच्ची वीरता को लेकर कहा गया कि जो वीरता होती है, अब वीरों के बनाने के कारखाने नहीं होते। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे आप सभी तैयारी करते हैं, तो तमाम ऐसे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर हम कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो हम पीछे हो जाएंगे, क्या इस चैनल पर पढ़कर हम निकाल सकते हैं या फिर घर पर पढ़कर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान रखना है, ये वाक्य आपके लिए, इसको गांठ बांध लीजिए कि वीरों
के बनाने के कारखाने नहीं होते। अगर आप सफल भी हो रहे हैं तो मात्र कोचिंग या हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए एक साधन के रूप में है। जब तक आप अपनी तैयारी को साध्य नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यानी कि कोई कारखाना नहीं है कि जिसमें आपको सफलता के मंत्र को बतलाया जाए। सभी के मंत्र अलग अलग होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया कि वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। आमतौर पर आप सभी मोटिवेशनल वीडियोज देखते हैं, कुछ क्षण के लिए वो वीडियो आपको प्रभावित करती है, लेकिन जितना अधिक से अधिक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं उतना ही आप ज्यादा से आवश्यकता से अधिक सोचते हैं, जिसको बोलते हैं लोग ओवर थिंकिंग। इसलिए आप कम से कम मोटिवेशनल वीडियोज देखिए। आप अंतः प्रेरणा पर जोर दीजिए कि आप किस तरीके से मूल मंत्र बनाएं। तो ये पैराग्राफ काफी मुझे अच्छा लगा। वैसे हम मोटिवेशनल चीजों पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे विद्यार्थी लगातार परीक्षाओं से और अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और एक दिन आएगा जब उनका नाम उस सिलेक्टेड पीडीएफ में होगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, घबराना नहीं है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो ये पैराग्राफ काफी अच्छा था। जब आप हल करेंगे तो और बेहतर आपको लगेगा। इस पर आधारित देखिए 20 नंबर के प्रश्न है। इस अवतरण का शीर्षक लिखिए, 2 अंक का है। जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश का अर्थ स्पष्ट कीजिए, 4 अंक का। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 4 अंक का है। तो रेखांकित अंश आप देख रहे हैं कि 2 हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। ये रेखांकित अंश थे, इनकी व्याख्या करना है। उपयुक्त अवतरण का संक्षेपण कीजिए, 10 अंकों का है। हिंदी व्याकरण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें संक्षेपण को बताया गया, वो भी एक कला है। आने वाले दिनों में अगर आप कहेंगे तो संक्षेपण के बारे में हम आप सभी से चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में हमने इस पर चर्चा की है। एक संक्षेपण होता है और एक व्याख्यात्मक होता है। उसको हम जब बढ़ाकर लिखते हैं तो व्याख्यात्मक जिसको बोल सकते हैं। तो पहला प्रश्न था, पैराग्राफ को आप 1 से अधिक बार पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको शीर्षक भी क्लियर हो जाएगा और जो रेखांकित अंश दिए गए उनकी भी व्याख्या कर लेंगे, अर्थ पूछे गए उनको भी लिखने का प्रयास करेंगे और इसका संक्षेपण करेंगे। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी विद्यार्थी इसका उत्तर देंगे, थोड़ा बहुत उसमें 5 से 10% का उत्तर अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई पैराग्राफ पढ़ रहा है, उसको शीर्षक कुछ और समझ में आ रहा है, मिलता जुलता ही शीर्षक समझ में आ रहा है। सबके अलग अलग थोड़े बहुत शीर्षक अलग अलग हो सकते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या भी आप अपने अनुभूति के आधार पर कर सकते हैं और तमाम जो चीजें हैं आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय देते हुए विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं। अगर आप देखें मोटे तौर पर तो 5 बोलियों का जिक्र किया जाता है और उन 5 बोलियों का परिचय देते हुए कि वो कहाँ कहाँ बोली जाती हैं। संक्षेप में ही लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अगर आप 2 से 3 शहरों का नाम लिख देते हैं तो भी काफी है। और फिर एक एक विशेषता, खास तौर से अगर आप व्याकरणिक विशेषता नहीं जानते हैं तो साहित्यिक विशेषता के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें पश्चिमी हिंदी में एक बोली आती है ब्रज भाषा। तो कम से कम आपको बतलाना पड़ेगा कि जो ब्रज भाषा है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है और इसमें कौन सी साहित्यिक रचनाएं लिखी गई हैं और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और किस कालखंड में ये बोली। आप देख रहे हैं कि इसमें भाषा शब्द लगा हुआ है, यानी कि एक जमाना था कि ब्रज केवल अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती थी। यहाँ तक कि राजस्थान के बॉर्डर पर, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर और इधर पूर्वांचल साइड में भी, यहाँ तक कि इसका जो प्रभाव था वो बंगाल तक पहुंच गया था। एक इसी से मिलती जुलती है ब्रज बोली। आप लोगों ने कई बार एग्जाम में पढ़ा भी होगा, यहाँ पर भी हमने बतला दिया। तो पश्चिमी हिंदी को समझते हुए उसके अंतर्गत कौन सी बोलियां हैं उसको लिखना है। जब आप अपनी कॉपी लिख कर भेजेंगे दिए गए नंबर पे तो निश्चित तौर पर हम उसको देख कर बताएंगे कि किसके उत्तर कितने सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्येक के एक एक
पर्यायवाची रूप लिखिए। जितने भी शब्द दिए गए हैं उनके एक एक पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। सूर्य, पूज्य, अतिथि, कमल, शिव। तो पर्यायवाची में भी जिसको जो पर्यायवाची आ रहा है वो लिख सकता है। इसमें भी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कोई दिनकर लिख सकता है, कोई कुछ नहीं याद आ रहा है तो दिवाकर लिख दिया, ठीक है, या फिर लिख दिया सूरज लिख दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई गलती से सन लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। हिंदी का लिखना है आपको। पूज्य का जो भी पर्यायवाची आपको आए, ठीक है, अतिथि, कमल, शिव, एक एक ही लिखना है। अगर आप 2 लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा अंक मिलेगा, तो इसलिए जितना प्रश्न कह रहा है उतना ही लिखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। अनशन, विज्ञ, दयालु, स्वप्न, लाघव। तो इन शब्दों के विलोम लिखने हैं और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी संबंधी अशुद्धियां दूर कर उनके शुद्ध रूप लिखिए। अहिल्या, भगवान, कृतकृत्य, द्वंद्व, संन्यास। जितने भी शब्द यहां पर दिए गए हैं सभी अशुद्ध हैं, इनको हमें शुद्ध रूप में लिखना है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका शुद्ध शब्द मिल जाएगा। आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, अगर आप हिंदी साहित्य से नहीं जुड़े होंगे और बहुत दिनों पहले आपने हिंदी पढ़ना छोड़ दिया होगा, 8वीं तक पढ़े होंगे या फिर बहुत पढ़े होंगे, यूपी से अगर हैं तो 12वीं तक पढ़े होंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए मैं कुछ किताबों का नाम बता सकता हूं, जिसमें वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक आप खरीद सकते हैं, या फिर इसके लिए हरदेव बाहरी की पुस्तक खरीद सकते हैं। ठीक है, इसमें से कोई एक पुस्तक आप खरीद सकते हैं, जिससे कि सामान्य हिंदी की तैयारी हो जाएगी, जो भी व्याकरण परक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए। परमेश्वर का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नामोल्लेख कीजिए। परीक्षोपयोगी का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। हिंदी वर्णमाला के वर्गीय व्यंजनों के पंचम वर्ण क्रमानुसार लिखिए। सरकार किस विदेशी भाषा का शब्द है? वह चला गया होगा में कौन सा क्रिया रूप है? वह चला गया होगा में कौन सा क्रिया रूप है? तो पूरा आप देख रहे हैं कि व्याकरण पर आधारित ये प्रश्न है, और सामान्य हिंदी जब भी हम कहते हैं तो यही मतलब होता है कि उसमें व्याकरण के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी की सहूलियत के लिए हमने भी व्याकरण की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसको कि हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक डाल देंगे। आप निश्चित तौर पर उसको जाकर देखेंगे और मन लगाकर देखेंगे। जब तक आपका एग्जाम पास में नहीं आ जाता तब तक आप हिंदी व्याकरण पर काफी पकड़ बना लेंगे। निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। दाम सवारे काम, डूबते को तिनके का सहारा, पेट में दाढ़ी होना, गूलर का फूल होना, सिर खाना। तो आप देख रहे हैं कि जो भी लोकोक्तियां दी गई हैं या फिर मुहावरे दिए गए हैं वो सभी व्यावहारिक जीवन पर आधारित है। आप कभी न कभी सुने होंगे, डूबते को तिनके का सहारा। अर्थ स्पष्ट तो करना ही है, साथ में वाक्य प्रयोग भी करना है। यानी कि दो तरीके इसमें डिमांड की गई, एक तो अर्थ बतलाना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। गूलर का फूल होना, यह भी मुहावरा खूब पूछा जाता है, और सबसे प्रचलित है सिर खाना। कई बार हम सभी अपने ग्रुप में भी शब्द मुहावरे का प्रयोग करते हैं और आमतौर पर सुनाई भी देता है। तो ये तो रहे सामान्य हिंदी के प्रश्न। अब हम बात करते हैं खंड 2 के अंतर्गत है हिंदी निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। केवल एक निबंध लिखना है। और निबंध कितने दिए गए हैं? 6 निबंध दिए गए हैं। आपके एग्जाम में भी 6 निबंध आएंगे। जैसा कि हमने मेंस की तैयारी को लेकर जो रणनीति या मार्गदर्शन दिया था उसमें भी बतलाया था कि आप पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस एरिया पर
तैयार करके जाना है। आप स्वतंत्र हैं, एक विषय पर तैयार कर लीजिए। सामाजिक परिवर्तन में साहित्य की भूमिका, राष्ट्रीय कौशल विकास योजना, यथार्थ और संभावना, नए कृषि कानून और भारतीय किसान, सतत विकास की अवधारणा एवं पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसरों पर ऑटोमेशन का प्रभाव, रील्स और सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों से टॉपिक बनाए गए हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। आप साहित्य वाले टॉपिक में ज्यादा रुचि रखते हैं, या फिर जो सरकारी योजनाएं हैं या फिर करंट अफेयर से संबंधित हैं उनको ध्यान में रखते हैं, या फिर पर्यावरण से संबंधित चीजों को ध्यान में रखते हैं, या फिर जो इस समय रील्स और सोशल मीडिया का जमाना है, युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को बतलाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी एक विषय पर इसमें निबंध लिख सकते हैं। तो जल्दी से इसको भी हल करके आप जो भी हमने नंबर मॉडल पेपर 1 में बतलाया हुआ है संपर्क नंबर, उस पर भेज सकते हैं और हम जरूर उस पर चर्चा करेंगे। और तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो हाथ पर हाथ रखकर बैठे होंगे कि प्लीज आप ही इस प्रश्न पत्र को हल करा दीजिए। तो देखिए, हम तो आपको हल कराएंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में तो आपके शिक्षक नहीं जा सकते, इसलिए आपको भी थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये मॉडल पेपर है, तो इसको हम मॉडल पेपर की तरह ही आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमें पूरा विश्वास है कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे और प्रथम प्रश्न पत्र को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने पहली बार पेपर नहीं देखा है, बल्कि ऑलरेडी कई मॉडल पेपर को हमने हल कर लिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर और हमारे प्रयास को लेकर आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और हिंदी के नए विषय को लेकर आप सभी के सामने जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।